सौरभ सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पॉलिटी के इस वीडियो में। आज से हमारा संविधान का जो पार्ट अभी तक हम चला रहे थे, अभी तक तो जो अंग्रेज़ों के समय में जो शासन के अधिनियम थे, जो अंग्रेज़ों ने विभिन्न समय समय पर संविधान के लिए जो अधिनियम पारित किए, जो चीज़ें उन्होंने भारत में शासन करने के लिए अपनी आसानी के लिए उन चीज़ों का निर्माण किया, सिर्फ उन चीज़ों की हम बात कर रहे थे। परंतु अब हम वास्तविक पॉइंट पे आते हैं, यानी अब हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे हमारे संविधान का निर्माण होता है, इसमें विभिन्न चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं और किस तरीके से हमारी संविधान सभा बनती है। तो इन सभी चीज़ों पर एक डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा चैप्टर 2 संविधान का निर्माण अर्थात मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे संविधान सभा की मांग की गई सबसे पहले, और संविधान सभा जब बनेगी तो संविधान सभा का उद्देश्य होगा संविधान का निर्माण अर्थात संविधान को बनाना। तो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा थी, उसमें काफ़ी सारे लोग थे, उन लोगों ने मिलके कई साल लगे, 2 साल 11 महीने और काफ़ी दिन लगे, और वो संविधान बनकर तैयार होता है। तो हम इसी के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो अगर हम देखते हैं संविधान सभा, जिसका प्राइम जो उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है संविधान का निर्माण करना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है सर्वप्रथम 1934 से। 1934 में सर्वप्रथम एम एन रॉय एक प्रख्यात भारत के वामपंथी नेता थे। उनके बारे में जब आप वामपंथी आंदोलन पढ़ेंगे, दक्षिणपंथी, वामपंथी वगैरह जो ये विचारधाराएं थी, तो उसमें वो वामपंथी कम्युनिस्ट सब के समर्थक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के। तो एम एन रॉय ने सर्वप्रथम 1935 में यह डिमांड की। अगर यह क्वेश्चन आए कि सबसे पहले मांग किसने की थी, तो एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। उनका मानना था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसके द्वारा भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद 1935 में, यानी एक वर्ष बाद ही 1935 में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से, यानी कांग्रेस ने अपने पत्र में आधिकारिक रूप से मांग की कि हमें एक संविधान सभा दी जाए जिसके द्वारा इसका निर्माण संविधान का किया जाए। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, जो उन्होंने कहा कि जैसे आने वाले वक्त में भारत आज़ाद होगा, तो आज़ाद होने के बाद संविधान का जो निर्माण होगा वो निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क अर्थात जो 18 या 21 साल एक एज रख दी जाती है, एज बाउंडेज रख दी जाती है कि इस एज से ऊपर सारे लोग वयस्क होंगे। तो वर्तमान में ये एज 18 साल है। पहले आज़ादी के समय यह एज 21 साल रखी गई थी, यानी पहले जो 21 साल का व्यक्ति होता था वह वोट कर सकता था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है 61वां संविधान संशोधन जो था, जो कि 1989 में पारित होता है। उसके द्वारा जो यह एज होती है वह 21 साल से घटा दी जाती है और 21 साल से घटा के 18 वर्ष कर दी जाती है। तो इस तरीके से वयस्क जो था उसकी परिभाषा यहाँ पर 21 वर्ष थी, और अब वयस्क कितना माना जाता है? तो 18 वर्ष मानी जाती है। तो इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी जितने भी वयस्क व्यक्ति हों उन सबको मताधिकार दिया जाए। अंग्रेज़ों के समय में जो सिर्फ कुछ पढ़े लिखे और जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, पूंजी थी, सिर्फ उन लोगों को वोट डालने का अधिकार था और बाकी सबको नहीं था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यानी भूमि पे, भारतीय भूमि पे जितने भी भारत के नागरिक हैं, सबको, जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं, उन सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और उनके आधार पर संविधान सभा जो चुनी जाए उसे कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया कि ये कांग्रेस की तरफ से घोषणा है कि अब जो संविधान सभा बने वह वयस्क मताधिकार के आधार पर बननी चाहिए। ठीक है, उसके आगे क्या होता है? नेहरू की इस मांग को, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा चुनी जाए, उसको सैद्धांतिक रूप से 1940 में स्वीकार कर लिया गया अगस्त प्रस्ताव के रूप में। अगस्त प्रस्ताव में इस बात को मान लिया गया कि जो
जो चीज़ है या वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा का निर्माण है गठन किया जाएगा। 1940 में इस बात को स्वीकार कर लिया गया। बढ़ते हैं आगे। 1942 में ब्रिटिश संसद द्वारा यहाँ पर मंत्रिमंडलों के जो सदस्य हैं एक मिशन भेजा जाता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या होता है? क्रिप्स मिशन में उसके जो मुखिया होते हैं वो होते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उन्हीं के नाम पे इस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। वो एक कैबिनेट मंत्री थे वहाँ की संसद के, ब्रिटेन की संसद के वो कैबिनेट मंत्री थे। ये क्रिप्स मिशन आता कब है? 1942 में। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए, यानी सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया यहाँ पर उनके मिशन के लिए। और उनका मिशन क्या था? उनको एक ड्राफ्ट प्रस्ताव अपने साथ लाए, अपने साथ लाके वो भारत का संविधान बनाने के लिए यहाँ आए। अब संविधान जो था, क्रिप्स मिशन में एक व्यवस्था दी गई। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था हम क्या देखते हैं? क्रिप्स मिशन वाले कहते हैं कि भाई हम लाए तो 1942 में है, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध चलने के कारण अंग्रेज जो चाह रहे थे कि भारतीय सभी उनका साथ दें। अब भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं भारत में, उधर आज़ाद हिंद फौज जो है बर्मा की तरफ से भारत पर आक्रमण कर रही, तो अंग्रेज घिर चुके हैं, भारतीय उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई हम आपको आज़ाद कर देंगे, संविधान निर्माण के लिए हम संविधान सभा भी आपको देंगे, सब व्यवस्था देंगे, लेकिन कहा गया कि यह संविधान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पारित होगा। अब ये कैसे स्वीकार हो सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? क्योंकि आप तुरंत तो कर नहीं रहे हैं, उसके बाद में आप द्वितीय विश्व युद्ध के आप आगे चल के मान लीजिए आप मुकर गए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो क्या होगा? अब मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को क्यों अस्वीकार कर दिया? इसमें दो देशों की बात नहीं की गई थी, भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम लीग हमेशा से उसका एजेंडा था, वह चाहती थी भारत को बांटा जाए, उसके बाद अलग अलग संविधान सभा बने, भारत की संविधान सभा अलग बने और पाकिस्तान की संविधान सभा जो थी वो अलग बने। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि एक ही संविधान सभा का निर्माण होगा। तो मुस्लिम लीग इस चीज़ से बहुत नाराज़ थी, उसकी मांग पूरी नहीं हो रही थी कि भारत को दो भागों में बांटा जाए, अलग अलग दो संविधान सभाएं बनाई जाएं। तो यह चीज़ असफल हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस वजह से नहीं माना और गांधी जी वगैरह दूसरे लोगों ने इसलिए नहीं माना कि भाई आप फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हैं, तुरंत क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो बाद की बात है। उसके बाद 1946 में एक नई व्यवस्था की जाती है। 1946 में नई व्यवस्था की जाती है, एक मिशन भेजा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 लोग आए थे वो तीनों कैबिनेट मंत्री थे वहाँ की संसद के। वो तीनों लोग कौन कौन से थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अभी आपने देखा स्टैफर्ड क्रिप्स जो पहले इसके पहले आने वाले क्रिप्स मिशन के मुखिया थे, और तीसरे व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों लोग भारत आए। उसने मुस्लिम लीग को क्या किया? एक ही संविधान सभा के लिए कुछ शर्तों के साथ राजी कर लिया। क्या शर्तें? उसमें बहुत सारी शर्तें उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी रखी कि उससे मुस्लिम लीग को कुछ लगा कि आगे चल के हमारी बातें कुछ बन सकती हैं, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को लागू राजी कर लिया। पहले आपने देखा कि क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया उसमें मुस्लिम लीग राजी नहीं हुई, लेकिन 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उसने एक ही संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग को राजी कर लिया। बढ़ते हैं आगे। अब संविधान सभा का जब राजी हो गई तो सब कैबिनेट मिशन के आधार पे, चूँकि अब दोनों दल राजी हो गए, कांग्रेस भी राजी हो गई है और मुस्लिम लीग भी राजी हो गई है, तो अब इस आधार पे संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। 1946 में ही कैबिनेट मिशन आता है और मांगे मान लेने पर ये 1946 में संविधान सभा बना दी जाती है। कैबिनेट मिशन में जो प्रस्ताव था उसके आधार पर यह संविधान सभा बनती है। अब इस सभा में क्या क्या व्यवस्था थी? इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या होनी थी वो होनी थी 389। तो इसमें जो ब्रिटिश भारत के लोग थे, यानी जितना अंग्रेज़ों के कब्ज़े में भारत का हिस्सा था, उसमें से जो चुने जाने सदस्य थे वो थे 296 और जो देसी रियासतों के व्यक्ति थे जो चुने जाने थे, देसी रियासतें जिन पे अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था, वो थे 93। ठीक है। उसके अलावा सीटें कितनी पड़ेंगी, कितनी जनसंख्या पे सीट एक रहेगी,
तो कहा गया कि सीटों का जो आवंटन है वो 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट का बंटवारा होगा। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश प्रांत की सीटों का जो निर्धारण है वो समुदायों के आधार पर किया गया, समुदायों में बांटा गया। उसमें मुस्लिम, सिख और अन्य 3 दर्जे बनाए गए। 3 दर्जे कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और अन्य, यानी मुस्लिम सिख को अलग कर दिया गया। और समुदाय के सदस्यों का चुनाव जो होता था, समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता था। यानी अगर मुस्लिम सदस्यों का चुनाव होगा तो उसमें सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वोटिंग करेंगे। सिखों का चुनाव होगा तो सिर्फ सिख सदस्य वोटिंग करेंगे। अगर अन्य सदस्यों का चुनाव होगा तो अन्य लोग उसका वोटिंग द्वारा चुनाव करेंगे। उसके अलावा रियासतें जो थीं, रियासतों में क्या देखते हैं? रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका प्रतिनिधियों का जो चयन था वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा होना। यहाँ देखिए जनता नहीं चुनेगी इनको, यहाँ पे कौन चुनेगा? रियासतों के प्रतिनिधि। जैसे महाराजा हैं, मान लिया कश्मीर है तो कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह होंगे वो अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे यहाँ पे संविधान सभा में। उसके अलावा जैसे जूनागढ़ के वहाँ पे निज़ाम थे तो वो निज़ाम अपने सदस्यों को, जितनी उनकी जनसंख्या के अंदर जितने व्यक्ति उनको दिए जाएंगे, जितनी सीटें दी जाएंगी, उन सबका चुनाव निज़ाम जी करेंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग जहाँ से रियासतों से लोग आते रहेंगे, सीटें जितनी मिलेंगी तो रियासतों से उनके मुखिया जो हैं, प्रमुख जो हैं, वो सीटों का चुनाव करेंगे। सभा के जो चुनाव होते हैं वो जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं। और जुलाई अगस्त 1946 में, और जुलाई अगस्त 1946 में जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी, हमने देखा था ब्रिटिश भारत में 296 सीटें थी, तो उसमें कांग्रेस को मिलती हैं 208, मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 और अन्य जो पार्टियां थीं उनको मिलता है 15। कुछ इसमें निर्दलीय भी होंगे, तो याद रखना 208, 73 और 15। रियासतों ने इसमें कोई भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? रियासतों को डर था कि कहीं इसी बहाने भारत सरकार जो है हम पे कब्जा न कर ले, क्योंकि हम अगर संविधान सभा में जाएंगे तो इससे धीरे धीरे हमारी संप्रभुता खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे हमें भारत में मिला लिया जाएगा। इसलिए रियासतों ने अपना अलग संघ बना लिया, उन लोगों ने अपनी अलग व्यवस्था बना ली और वो सब अपने अलग व्यवस्था बना के स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए उनकी व्यवस्था अलग रही। उसके बाद अब सभा ये कैसे चलेगी? संविधान सभा बन गई, संविधान सभा का इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन हो गया तो पहली बैठक जो हुई वह 9 दिसंबर को होती है। अब चूंकि आपने देखा कि मुस्लिम लीग पहले तो चाहती थी कि हमको अच्छी खासी सीटें मिल जाएंगी, तो अच्छी खासी सीटें मिलने के बाद हम आसानी से अपना काम चला सकते हैं, लेकिन हुआ इसके उल्टा। कांग्रेस को मिल गई 208 सीटें और मुस्लिम लीग को मिली सिर्फ 73 सीटें। इससे अब मुस्लिम लीग काफ़ी खींच गई। उसे लगता था कि अगर हम बराबरी की सीटें पा जाएंगे तो हम आसानी से पाकिस्तान बना सकते हैं संविधान सभा में जाके, लेकिन अब बहुमत उनका रह नहीं गया, बहुमत हो गया कांग्रेस का। तो अब उनकी जब मंसूबे फेल होते उनको दिखे तो उन्होंने तुरंत इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा। तो टोटल जो सदस्य थे उन्हें 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 211 सदस्य जो हैं संसद में, जो वर्तमान संसद है, पहले इसी में संविधान सभा बैठी। संविधान सभा में बैठने के बाद वहाँ पहले भाई कहा गया कि सबसे पहले अध्यक्ष किसे चुना जाए, अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो उस समय देखा गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और माना जाता है कि सबसे बुजुर्ग होने के कारण ही उनको एक अस्थायी अध्यक्ष तुरंत के लिए बना दिया गया। उसके अलावा उपाध्यक्ष भी बनाए गए, तो डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तुरंत फौरी तौर पे अस्थायी अध्यक्ष बना के डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर को, तो पहली बैठक हम अगर देखते हैं तो वह होती है 9 दिसंबर को, हमारी पहली बैठक होती है। उसके बाद जब 13 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है
13 दिसंबर को पंडित नेहरू जो हैं एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उद्देश्य अर्थात अगर हमारे इतनी लोगों की संविधान सभा बैठी है, इसमें इतने सारे लोग बैठे हैं, तो आखिर ये कुछ ना कुछ करने के लिए बैठे होंगे, बिल्कुल बेकार तो ऐसे बैठ। फिर उसके बाद उतने लोग जब बैठते हैं तो उनका जो उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? संविधान का निर्माण करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो संविधान का निर्माण करना ही उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य नहीं था, उसके अलावा पूरे देश के शासन को चलाने का भी काम था। तो आप देखेंगे कि संविधान सभा जो होगी वो संविधान सभा का कार्य भी करेगी, उसके साथ साथ वो संसद का भी काम करेगी। तो एक दिन जब वो बैठती थी तो वह संविधान सभा का कार्य करती थी, और दूसरे दिन जब वह, या एक दिन के अलावा कई कई दिन भी बैठ के काम करती थी, तो जिस दिन वह कार्यकारी प्रशासनिक कार्य करती थी तो संसद की तरीके से चलती थी, और जब कभी वह संविधान के निर्माण वाला कोई कार्य करती थी तो वह संविधान सभा की तरह कार्य करती थी। तो उसी ने अंतरिम संसद का भी काम किया। फिर इसके बाद क्या होता है? संविधान सभा को पूरी तरह, जो संविधान सभा होती है उसको पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु निकाय अर्थात वह सबसे बड़ी व्यवस्था थी उस समय की संविधान सभा, और वह संविधान सभा एक तरीके से विधायिका भी बन गई। विधायिका अर्थात कानून बनाने वाली, क्योंकि हमने देखा था कि जब संविधान सभा का निर्माण होगा तो उसे कोई भी अधिनियम बनाने, और कोई भी अधिनियम जो भारत सरकार अधिनियम आते थे तो अंग्रेजों द्वारा जो विभिन्न अधिनियम बनाए गए थे उसमें किसी भी अधिनियम को रद्द करने और उनको बनाने की उसे शक्ति भी दी गई थी। तो संविधान सभा एक तरीके से, जैसे वर्तमान में पूरी संसद एक विधायिका का कार्य करती है, तो संविधान सभा भी चूँकि संसद का कार्य करती है इसलिए संविधान सभा एक विधायिका का कार्य भी करती थी। अब संविधान सभा, जिस दिन संविधान सभा होती थी उस दिन उसकी बैठक अलग दिन होती थी, और उसके अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद, चूँकि बाद में चुने गए, और जिस दिन उसकी बैठक एक विधायिका की तरीके से होती थी तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी काम करते थे। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, संविधान सभा जब संविधान सभा का कार्य करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष होते थे, और जब विधायिका की तरह यानी संसद की तरीके से कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी होते थे। तो संविधान सभा इन दोनों रूपों में 26 नवंबर 1949, इस डेट को आप याद रखिए क्योंकि यही हमारी संविधान दिवस की डेट। तो 26 नवंबर 1949, जब तक कि संविधान जो है उस दिन कई सारे अनुच्छेद लागू हो गए थे, तब तक यह संविधान की व्यवस्था बनी रही। इस तरीके से उसने संविधान सभा ने विधायिका का भी कार्य किया और संविधान सभा का भी कार्य किया। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो इस तरीके से माउंटबेटन योजना द्वारा तय सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 चूँकि नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग अलग रहते गए। उस माउंटबेटन ने जो तय की थी उससे कम रह गए। सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 न हो पाई। 389 न होने के कई सारी वजहें थीं, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो वो सीटें अलग चली गईं। उसके अलावा कई सारी जो रियासतें थीं वो भी नहीं मिल पाई थीं अभी तक भारत में। तो इसकी वजह से यह संख्या सिर्फ 299 रह गई। तो हम कुछ इधर व्यवस्था देखते हैं। इस व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि माउंटबेटन योजना में कुल सीटें कितनी बनाई गई थी? 289। 289 में हमारी ब्रिटिश भारत से होनी थी 296, यानी जितना ब्रिटेन का कब्जा था भारत पे उसमें 296 सीटें आती थीं, और देसी रियासतों से आती थी 93। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसकी संविधान सभा अलग बन गई, वहाँ उनकी अलग संविधान सभा बन गई, उनका संविधान बनने की व्यवस्था अलग चल रही थी। तो हम लोग अलग हो गए, इसकी वजह से अब सीटें कम पड़ गईं। सीटें हमारी 299 बची, 299, जिसमें से ब्रिटिश भारत से जो सीटें आनी थी वो थी 229, और देसी रियासतों से जो सीटें आनी थी वो 70 आनी थी। इतनी सीटें आ चुकी थी। तो अब क्या होता है, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि हाँ भाई, भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल एक ऐसा समूह था जिस पर अंग्रेज़ों का, जिन बहुत सारे देशों पे अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो फ्यूचर में जिन देशों पे अंग्रेज़ों ने राज्य किया था उन पे उनका एक समूह बनाया गया,
और जो अंग्रेजी प्रमुख था वहाँ का ताज, ब्रिटिश ताज अर्थात वहाँ के राजा या रानी, उनके अंडर में उन सबको रख दिया गया। हालांकि इसमें कोई संप्रभुता वाली बात नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में स्वयं कहा था कि राष्ट्रमंडल में शामिल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं या हम उनकी संप्रभुता स्वीकार करते हैं। हम आज़ाद हैं। हमारी जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है वह स्वैच्छिक है, अर्थात हम अपनी इच्छा में से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम कभी भी अपनी इच्छा से इसमें से एग्ज़िट मार सकते हैं, कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से संप्रभुता का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी हमारी संप्रभुता सर्वोच्च है। ब्रिटिश संप्रभुता इसका मतलब कतई हमारे ऊपर हावी नहीं है। अब 22 जुलाई, ये डेट याद रखना, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्र ध्वज अपनाया, तिरंगा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रगान अपनाया। उसी दिन हमारा राष्ट्रीय गीत जो है उसको भी हमने अपनाया। राष्ट्रीय गीत तो आप जानते ही होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से जो लिया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी डेट को राष्ट्रपति चुन लिए गए। उसी संविधान सभा में जिस तरीके से आजकल राष्ट्रपति चुना जाता है उस तरीके से नहीं चुना गया, संविधान सभा में ही राष्ट्रपति उनको चुन लिया गया। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा में पहले क्या थे, वो एक अध्यक्ष थे, तो उसी अध्यक्ष को उन लोगों ने चुन के राष्ट्रपति बना दिया। तो इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति हुए। अब इसमें हम देखते हैं संविधान बनाने में कितना टाइम लगा। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन यह टाइम लगा। 11 बैठकें हुई, यानी 11 बार संविधान सभा की बैठक हुई। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा विस्तृत तरीके से विचार किया गया। प्रारूप पे यानी ड्राफ्ट पे 114 दिन विचार किया गया। प्रारूप वास्तव में होता क्या, हम देखते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट वास्तव में क्या होता है, मान लिया हमको एक लेटर बनाना है, तो उस लेटर का पहले हम ऐसे ही एक कच्चा चिट्ठा बना लेते हैं, फिर उसमें कुछ करेक्शन वगैरह करते हैं, तो ड्राफ्ट उसको कहते हैं। प्रारूप अर्थात जो संविधान सभा की प्रारूप कमेटी थी उसको एक नॉर्मल ऐसे ही संविधान बना के देना था, ड्राफ्ट। अब उसमें लोग सुधार करते जाएंगे, बहस होगी, करते जाएंगे और सुधार होगा, फिर उसमें सुधार होगा, फिर बहस होगी, फिर चर्चाएं चलेंगी, फिर सुधार होगा। तो इस तरीके से 114 दिन उस ड्राफ्ट पर विचार हुआ, उसमें सुधार हुए। तो इसके निर्माण पे इस तरीके से 64 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया था। आज के 64 लाख तुलना करें तो बहुत सारे होंगे। मुद्रास्फीति क्योंकि बढ़ चुकी है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। तो 24 जनवरी 1950 को जब यह बैठक होती है तो इसमें बहुत सारे जो 24 जनवरी को फिर अंतिम बैठक की जाती है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को से 1951-52 आप देखेंगे कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और 1950 के बाद चुनाव लगभग 1951-52 तक होते हैं, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं था। उस समय बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप पढ़ सकते हैं भारत गांधी के बाद, इंडिया आफ्टर गांधी, जो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, कि उसमें किस तरीके से भारत में चुनाव होते हैं, कितनी पेटियाँ लोहे की बनवाई जाती हैं, बहुत सारे मतपत्र बनाए जाते हैं, भारत में पहला चुनाव किस तरीके से होता है, कितनी मुसीबतों का सामना भारत को करना पड़ता है। तो वो पहले चुनाव होते हैं, आम चुनाव। और जब तक यह आम चुनाव होते हैं 51-52 में पहली बार चुनकर जब लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है, तब तक इसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, अर्थात यही संसद का कार्य करती रही जो संविधान सभा आगे चल के या संसद पूर्ण रूप से संसद हो गई। अब यह संविधान सभा नहीं रही, क्योंकि संविधान बनाने का जो कार्य था वो पूरा हो चुका था। संविधान बन चुका है, 26 जनवरी को लागू हो चुका है 1950 में। तो अब संविधान सभा का काम खत्म हो गया। संसद का काम अभी भी बचा, क्योंकि अभी चुनाव हुए नहीं हैं, तो आगे चुनाव होंगे, इसलिए तब तक के लिए इसी को संसद का काम करना था। इसने अपने संसद का काम बखूबी किया। राष्ट्रपति उसी संसद से चुन लिए गए, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब हम देखते हैं संविधान सभा की समितियां। अब समितियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो समितियों का एक मुख्य उद्देश्य होता है। समिति का उद्देश्य होता है कि वास्तव में क्या क्या कार्य
किसी स्पेशल काम किसी समिति को दे दिया जाता है कि भाई ये काम अगर आपको करना है तो आप ये काम लीजिए, आप ये काम लीजिए, आप ये काम लीजिए। तो संविधान में 8 बड़ी समितियां थीं और अन्य छोटी छोटी समितियां भी थी। तो 8 बड़ी समितियों में हम देख लेते हैं कौन कौन सी। तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा संघीय संविधान समिति, तो ये 2 संघ वाली आप देख ली हैं, तो 2 याद रखिएगा। संघ दोनों में जिनमें आए तो उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूँकि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो संघ के मुखिया जो हैं एक तरीके से वही होंगे। सबसे पावरफुल पद प्रधानमंत्री का होता है, इसलिए संघ वाला आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास। शक्ति समिति और संघीय संविधान जो बनाने का काम था वो भी जवाहरलाल नेहरू इन दोनों समितियों के अध्यक्ष बने। प्रांतों में जो संविधान थे तो दूसरे नंबर के जो महत्वपूर्ण नेता उस समय थे, आपको याद ही होगा, सरदार पटेल रहे अपनी मृत्यु तक। नंबर 1 पर जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सरदार पटेल। उसके बाद जब हम देखते हैं प्रारूप समिति, तो इसमें तो लगभग सबको ही पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनको एक कच्चा संविधान बना के देना था जिसमें आगे करेक्शन हो के वर्तमान संविधान बना। अब पूरी संसद में प्रक्रिया कैसे चलेगी, नियम कौन कौन से चलेंगे, तो आप जानते ही हैं अध्यक्ष का काम ही होता है, लोकसभा अध्यक्ष बैठता है, वो पूरे नियम बताता है कि भाई इधर बैठिए, आप खड़े होइए, आप बोलिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, चूँकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो नियम और प्रक्रिया जो थे कि संविधान में आप किस तरीके से नियम कायदे कानून से चलिए, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के मुखिया बने। और राज्यों के लिए जो इस तरीके की समिति बनी वो उसके जवाहरलाल नेहरू जी बने। उसके अलावा एक समिति और बचती है संचालन समिति। तो संचालन से भी आप समझते हैं, संचालन का काम लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष ही करता है। तो संचालन की जो समिति होगी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही संचालन करेंगे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनी वो सरदार पटेल के लिए थी। इसके लिए आप ये याद रखते हैं कि बहिष्कृत क्षेत्र एक तरीके से हमारी जो संविधान में जो रियासतें जो थीं, जो शामिल नहीं हो रही थीं, तो वो अपने आप को बहिष्कृत करना चाहती थीं। तो हम याद रख सकते हैं कि उन सबको मिलाने का काम सरदार पटेल जी ने किया। तो सरदार पटेल जी बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के मुखिया थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। कुछ छोटी समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। इन छोटी समितियों में कौन कौन था? वित्त एवं कर्मचारी जो स्टाफ समिति थी और राष्ट्रध्वज से संबंधित जो समिति थी, ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति जो थी उसको अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। सदन की समिति पट्टाभी सीतारमैया जी थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी। एस वरदाचारी के बारे में आप ये भी याद रखना कि ये इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको इस सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का जो मुखिया बनाया गया था। उसके अलावा नागरिकता पे जो तदर्थ समिति बनी थी और इसका भी मुखिया एस वरदाचारी जी को बनाया गया। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति जो बनी बी पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाया गया। संघीय संविधानों के लिए वित्तीय प्रावधानों की संबंधी समिति जो थी वो नलिनी रंजन सरकार, ये भी सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग इसके धर या इसके डार जो लिखा जाता है ये भी सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति जो बनी थी, प्रारूप समिति की जांच के लिए, चूँकि प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उन्होंने एक प्रारूप अपना बना के दिया कच्चा संविधान, और उस संविधान को उसकी जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई कि भाई आप चेक कीजिए, समिति देखिए इसमें क्या क्या और करेक्शन हो सकता है, तो उसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू मुखिया थे। और प्रेस दीर्घा समिति जो थी उसके मुखिया थे उषा नाथ सेन जी। इस तरीके से इतनी व्यवस्थाएं हमने देख ली हैं। अब हमने इतनी सारी समितियां देखी हैं, तो उसमें अगर पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट समिति कौन सी थी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति। भाई मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ बनाने को दी गई है, तो सबसे जो यदि वो कभी बनी ही नहीं है या कभी बनी भी है तो यूनिक चीज़ है, अगर उसे बनाने का काम आपको दिया जाए तो सबसे कठिन होता है उसको शुरुआत में बनाना। बाद में उसमें करेक्शन, उसमें सुधार तो कोई भी कर सकता है। मान लिया एक नई गाड़ी है, नई गाड़ी की डिज़ाइन बनानी है, और नई गाड़ी की डिज़ाइन की आपको दे दीजिए कि किसी बढ़िया यूनिक डिज़ाइन बनाइए, तो यूनिक डिज़ाइन बनाने में जो इंजीनियर मेहनत करता है वह काफ़ी
यूनिक मेहनत होती, काफ़ी मेहनत लगती, लेकिन उसके बाद इसका शीशा टेढ़ा है या यहाँ से गड़बड़ है, ये तो एक नॉर्मल कारीगर भी बता देता है जो सड़क पे जिसकी दुकान होती है। तो उसी तरीके से कच्चा संविधान बनाना, 60 देशों के संविधान का अध्ययन करना, इतने सारे देशों का अध्ययन करना, कौन कौन सी चीज़ें उठानी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं उठानी है। भारत इतना विभिन्नताओं का देश है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी विभिन्न अलग अलग मांगे हैं। कोई भाषा के आधार पर राज्य चाहता है, कोई चाहता है कि हमें अलग व्यवस्था चाहिए, कोई आरक्षण मांग रहा है, कोई महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहा है, कोई समानता का अधिकार मांग रहा है, कोई अलग अलग सब अपनी अपनी व्यवस्था मांग रहे हैं। तो इन सबको संतुष्ट करना और सिर्फ एक ही संविधान में, तो इस तरीके से उनके सामने एक बहुत ही जटिल व्यवस्था थी, एक जटिल काम था, लेकिन उन्होंने उस जटिल काम को कर दिखाया और एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट बना के संविधान का प्रस्तुत किया। तो इस जो प्रारूप समिति थी, इसका गठन हुआ 29 अगस्त को 1947 को, और 29 अगस्त यानी 15 अगस्त को ही देखिए आज़ादी मिली, और सिर्फ 14 दिन बाद उसके 29 अगस्त को ही इसका गठन कर दिया गया। और इसमें टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों के नाम हम देखते हैं। तो उसके अध्यक्ष तो लगभग आप सबको ही पता है कि उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जो कि उन्होंने क्या किया, अस्वस्थ हो गए। BL मित्र जो थे वो अस्वस्थ हो गए, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो उनकी वजह पे एन माधव राव बने। और TT कृष्णामाचारी जो थे वो उन DP खेतान जी की जगह पे आए, क्योंकि 1948 में DP खेतान जी की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से ये 7 व्यक्ति जो थे वो इस संविधान सभा में, जो यह समिति थी ड्राफ्ट कमेटी, इसके 7 लोग सदस्य थे। पहला प्रस्ताव इस ड्राफ्ट कमेटी का जो पहला प्रस्ताव बनता है वो फरवरी 1948 में, यानी देखते हैं 29 अगस्त में या 1947 में गठित की जाती है, और फरवरी 1948 में यह पहला प्रस्ताव अपना प्रकाशित करती है, पूरा प्रकाशित होता है। फिर दूसरा जब प्रस्ताव प्रकाशित होता है अक्टूबर 1948 में, तो अक्टूबर 1948 तक दूसरा भी प्रस्ताव आ जाता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ होती हैं, यानी मूल संविधान। तो अक्सर पूछता है कि मूल संविधान जो थे, जो 26 नवंबर को संविधान आत्मार्पित किया गया, अंगीकृत किया गया, तो उसमें कितना कितना व्यवस्था थी। तो एक उसमें प्रस्तावना होती, यानी अगर हम देखते हैं तो एक प्रस्तावना होती। उसके अलावा दूसरी चीज़ देखते हैं तो 395 उसमें अनुच्छेद होते हैं, और अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, 8। याद रखिएगा, क्योंकि अब वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12। तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे अंत में प्रस्तावना लागू की गई है। याद रखिएगा, प्रस्तावना सबसे अंत में लागू की गई, अनुच्छेद सबसे पहले लागू किए गए और प्रस्तावना सबसे अंत में लागू की गई। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं विभिन्न पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में। तो संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हर चीज़ का एक प्रतीक होता है। जैसे कभी कहीं खेल होते हैं तो आप देखते हैं उनका शुभंकर होता है, तो उस शुभंकर की तरीके से हमारी संविधान सभा का जो प्रतीक था, जो मुहर थी, जो लगाई जाती थी हर चीज़ पे, वो थी हमारी हाथी। उसके अलावा संविधान सभा का जो कानूनी सलाहकार था वो BN राव जी थे। याद रखिएगा, कानूनी सलाहकार BN राव जी थे। जो सचिव थे, सेक्रेटरी जो थे, वो HVR अयंगर जी थे। उसके अलावा मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन, किस तरीके से ड्राफ्ट प्रस्तुत होगा, ड्राफ्ट कैसे बनेगा, लिखावट कैसी रहेगी, ये सब LN मुखर्जी जी थे इसके लिए। और मुख्य सुलेखक, यानी सुलेखक उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इंग्लिश में उस व्यक्ति को लिया गया जो बहुत अच्छा लिखता था, तो वो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। एक बार, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो संविधान जो इंग्लिश में लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उसके अलावा हम देख लेते हैं हिंदी संस्करण किसने लिखा था। तो जो हिंदी में लिखा था, तो हिंदी संस्करण के जो लेखक थे वो थे वसंत कृष्ण वैद्य। और अलंकरण, आप जब संविधान सभा की कापियाँ देखेंगे जो ओरिजिनल प्रिंट हैं, उनके आसपास देखेंगे, जैसे ये पेज है
तो इस पेज के आसपास काफ़ी सारे फूल पत्तियाँ और काफ़ी सारे मोर वगैरह के चित्र बने हुए हैं। तो ये सारे चित्र को अलंकरण यानी सजावट कहते हैं। तो सजावट की गई नंदलाल बोस जी द्वारा। तो हिंदी संस्करण के लेखक वसंत कृष्ण वैद्य। प्रेम बिहारी नारायण यादव ने अंग्रेजी में लिखा था। इटैलिक जो इस तरीके से मुड़ी हुई होती है इसको बोलते हैं इटैलिक। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण यादव जी। अंग्रेजी संस्करण के जो लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण यादव तथा अलंकरण जो था ब्यूहुर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तो अगर हिंदी में पूछा जाए लिखा किसने था, वसंत कृष्ण वैद्य। अलंकरण किसने किया, नंदलाल बोस। और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो प्रेम बिहारी नारायण यादव जी ने लिखा था इटैलिक शैली में, और ब्यूहुर राम मनोहर सिन्हा ने उसकी सजावट की थी। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।